नमस्कार, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए फिर एक क्लास लेकर आया हूं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टॉप मोस्ट करंट के क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स, उसके आसपास की घटी हुई कुछ घटनाएं और उनके साथ जो चीजें घट रही हैं वो। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आज के कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में कि आज कुछ ऐतिहासिक घटनाएं क्या घटी हैं, क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनके बारे में जरा चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करें तो आज ही के दिन सन 1775 में सर जेम्स जे, आपको ध्यान रखना है वैज्ञानिक का नाम है सर जेम्स जे, ने अदृश्य स्याही का आविष्कार किया था। आपको पता होगा कि अदृश्य स्याही, जिसको आप केमिकल के रूप में आर्सेनिक के रूप में जानते हैं, आर्सेनिक केमिकल की खोज इन्होंने आज ही के दिन की थी, जिससे होता है कि आप जब लिखते हो तो लिखने के कुछ समय बाद वो लिखा हुआ गायब हो जाता है। इस तरह की स्याही का प्रयोग इन्होंने सबसे पहले किया था। इसके बाद 1999 में महाराष्ट्र के नारायण गांव में दुनिया का सबसे बड़ा मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप लगा था। अभी इस समय वर्तमान में अगर बात करें तो लद्दाख में दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लगा हुआ है, पर हम बात कर रहे हैं भारत की। सबसे पहले तो 1999 में सबसे पहले महाराष्ट्र के नारायण गांव में दुनिया का सबसे बड़ा मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप लगा था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला 1993 के जेआरडी टाटा, आपको पता होगा कि जो टाटा सन्स हैं, टाटा ग्रुप है, इस टाटा ग्रुप के जो संस्थापक थे उन्हीं की आज ही के दिन क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। आधुनिक भारत की बुनियाद रखने वाले उद्योगपति का आज ही के दिन क्या हुआ था, देहांत हुआ था। आपको पता होगा कि जमशेद जी टाटा ने आपको ध्यान रखना है, जमशेद जी टाटा ने क्या किया है, जमशेद जी टाटा ने आपके मुंबई में, आपको ध्यान रखना है कहां पर, मुंबई में अगर बात करें तो आपको पता होगा कि दुनिया भर के लगभग 100 देशों में टाटा कंपनी के प्रोडक्ट जो हैं इस समय मिल रहे हैं। इसके बाद पहले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है, संभावना प्रबल ये रहेगी कि आने वाले किसी न किसी पेपर में आपको जरूर मिल जाएगा। तो हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए बाल विवाह मुक्त अभियान शुरू किया? दरअसल मैं आपको बताऊं तो थोड़े दिन पहले, अभी लगभग 10-15 दिन पहले, भारत के जो इस समय अभी हाल ही में जो मुख्य न्यायाधीश रिटायर हुए हैं, डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने ये बात बताई थी कि राजस्थान जो है, राजस्थान का एक बड़ा भाग ऐसा है जहां पर आज की डेट में भी बाल विवाह हो रहे हैं। तो उसी के तहत एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका नाम है बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। तो ये अभियान की अगर बात करें तो ये आपका महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है। और अगर बात करें इसके अलावा तो इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि इसका उद्देश्य क्या है, क्या सारी चीजें हैं उसमें बता देता हूं। क्या शारदा अधिनियम है, आप जरा जुड़े रहे मेरे से, मैं सारी डिटेल आपको बताता हूं। देखो, केंद्रीय बाल विकास मंत्री आपको पता ही है कि इस समय कौन है, अन्नपूर्णा देवी है। अन्नपूर्णा देवी ने 27 नवंबर को विज्ञान भवन दिल्ली में ये अभियान जो है शुरू किया है। आपको ध्यान रखना है, विज्ञान भवन दिल्ली में ये अभियान शुरू किया है। और इस अभियान को ये कहा गया है कि ये आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया था, उससे प्रेरित होकर यह अभियान शुरू किया गया। तो आपको दो चीजें मिल गई, क्या कि एक तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू हुआ था, दूसरा आपको एक क्वेश्चन ये मिल गया कि आज जो है, मतलब आज हम पढ़ रहे हैं 29 तारीख में ये चीजें पढ़ रहे हैं, तो 28 तारीख में ये सबके सामने न्यूज आई है, मैं आपको बता रहा हूं। तो क्या हुआ है कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई, ये बात आपको ध्यान होगी। जरा और बात करते हैं इसके बारे में। इसका मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि भारत में जो बाल विवाह हो रहे हैं, अब की कंडीशन बता रहा हूं मैं 2024 की, 2024 में भी क्या हो रहा है कि बाल विवाह को खत्म करने के लिए, शिक्षा और उद्यमिता को बढ़ाने के लिए, लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया। आज की डेट में भी अगर देखा जाए तो 5 में से 1 लड़की ऐसी है जिसकी 18 वर्ष से कम आयु में उसका विवाह हो रहा है। ये एक बड़ा सोचने वाला पहलू है कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल हमें आजाद हुए लगभग हो चुके हैं, बट आज भी हमारे देश में ये एक कुरीति कि लड़की का विवाह जल्दी कर दिया जाए,
वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रही। 18 साल से पहले इतनी सारी लड़कियों की शादी हो रही है। इसके अलावा मैं बात करता हूं तो बाल विवाह के खिलाफ शपथ में 25 करोड़ नागरिक शामिल होंगे, मतलब पूरे देश के सारे नागरिकों को इसमें शामिल किया जाएगा। और बाल विकास मंत्रालय का कहना यह है कि भारत के लगभग 25 करोड़ लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे तो इसमें गांव-गांव जाकर जो है जागरूकता फैलाई जाएगी। एक और क्वेश्चन ध्यान रखना है कि बाल विवाह मुक्त भारत, बाल विवाह मुक्त भारत जो है इस अभियान को भी क्या करना है, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को क्या करना है, इस अभियान को शुरू किया गया एक पोर्टल के रूप में। ये ध्यान रखना, बाल विवाह मुक्त पोर्टल भी जो है क्या किया गया, बाल विवाह मुक्त पोर्टल जो है शुरू किया गया, ये बात ध्यान रखनी है। अगला एक क्वेश्चन और है, बाल विवाह को रोकने के लिए पहले से भी एक कानून है जिसका नाम है शारदा अधिनियम। दरअसल हमारे यहां पर क्या था, पहले 1929 से पहले लड़कियों की जो आयु थी शादी की वो 14 साल हुआ करती थी। तो 1929 में एक एक्ट आया शारदा के द्वारा, एक जो व्यक्ति थे उनके द्वारा जो है ये एक्ट पेश किया गया था। तो उस एक्ट को शारदा एक्ट कहा गया और इसमें लड़कियों की, आपको ध्यान रखना है, विवाह की आयु, लड़कियों की विवाह की आयु जो है 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश राज्य ऐसा है जिसने लड़कियों की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर विवाह की 21 वर्ष कर दी है। तो हिमाचल प्रदेश ने 21 वर्ष कर दी है और हमारा देश अभी जो है बड़ा भाग जो है ये लड़ाई लड़ रहा है कि हम अपनी लड़कियों की जो शादी है वो समय से कर पाए। दरअसल इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि जो गरीब वर्ग है वो ये चाहता है कि लड़कियों की शादी करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए, इसलिए भी वो क्या कर रहा है, लड़कियों की शादी वही वो जल्दी कर देता है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण की मेजबानी कौन कर रहा है। देखो ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण की, कौन से संस्करण की, 12वें संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है। तो यहां आपको देखो इसमें लिखा हुआ दिख ही रहा है कि इसमें जो है आपकी एक भाषा है जिसका नाम है असमिया भाषा। कौन सी भाषा, असमिया भाषा जो है यहां लिखी हुई है, फोटो देख के आपको पहचान पड़ी गई होगी। आंसर मैं फिर भी बता दे रहा हूं आपको, असम है। असम में क्या हुआ है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं आपको पता ही है, हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह कहा है कि 26 से 29 नवंबर 2024 तक 12वें अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्क जो है मार्ट का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहां हो रहा है, असम में। कौन सा क्रम है, 12वां। कब से कब तक, आपका 26 से 29 नवंबर तक। अगला इसमें क्या है कि इसका आयोजन पर्यटन मंत्रालय कर रहा है। ये ध्यान रखना है कि इस कार्यक्रम का जो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अब की बार जो लास्ट आपने पेपर देखे होंगे तो उसमें ये पूछा गया है कि इस कार्यक्रम का आयोजन किसने किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इस आयोजन की अगर बात करें तो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों के लिए पूर्वोत्तर भारत की पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देता है। इसका मेन उद्देश्य यह भी है कि इसको और भी ज्यादा जो बढ़ाया जाए, तो उससे क्या होगा कि जो पूर्वोत्तर भारत में बहुत सारे लोग जो उसकी यात्रा करना चाह रहे हैं, असम राज्य की यात्रा करना चाह रहे हैं, उसमें और बढ़ चढ़कर वो हिस्सा लेंगे। उससे क्या होगा, असम की जो इकोनॉमी है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगली बात करते हैं असम। असम में आपको पता ही है, अगर आपसे पूछा जाए कि असम के सीएम कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा है। अगर आपसे पूछा जाए असम की राजधानी क्या है, चलो आप बताओ असम की राजधानी क्या है, नहीं बता रहे तो कोई बात नहीं। असम की राजधानी जो है, असम की राजधानी है दिसपुर। अगर बात करें राज्यपाल, तो राज्यपाल यहाँ के लक्ष्मण आचार्य है और इसको राज्य का दर्जा जो दिया गया था 1950 में दिया गया था। आपको पता होगा कि पूर्वोत्तर भारत का जो 7 सिस्टर वाला एरिया है उसमें सबसे बड़ा जो राज्य है वो क्या है, असम है। असम की अगर बात करें 2023 और 2024 में कुछ प्रमुख योजनाएं चली हैं, जैसे मुख्यमंत्री समग्र ग्राम्य उन्नयन योजना, असम अरुणोदय योजना। ये वही वाली योजना है जो अभी आपको मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ाई थी कि असम में लड़कियों की जो कम आयु में शादी की जा रही है, तो उस शादी को रोकने के लिए उनकी पढ़ाई के लिए 1000, 1500 और 2500 रुपए अलग अलग फेज में अलग अलग पढ़ाई के दौरान जो है उनको दिए जा रहे हैं। उसके लिए थी कनकलता महिला सबलीकरण योजना, महिलाओं को रोजगार देने के लिए योजना चली है।
और असम आरोग्य निधि, असम में जो लोग बीमार हैं, गरीब हैं, उनको किस तरीके से इलाज मिल सकता है, उसके लिए ये योजना चलाई गई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि असम की कुछ प्रमुख प्रमुख योजनाएं। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, एक नदी है जिसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी। और वो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो कहां बहती है, असम में बहती है, और भारत की सबसे चौड़ी नदी है। कौन सी सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र है। और आपको पता होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सबसे बड़ा गार्ज बनाती है। गार्ज का मतलब होता है खड्डा, क्या बनाती है, गार्ज बनाती है। अगली बात करें तो इटली के मोंटे सिल्वानो में अंडर 8 विश्व कैडेट्स शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। अंडर 8 मतलब आप समझ गए होंगे कि 8 साल तक के बच्चों का ये अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट है। इस अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट को किसके द्वारा जीता गया है। तो अभी आपका एक लड़का था अनीश सरकार, तो आपको याद हो तो 3 साल का ये लड़का था, और ये टूर्नामेंट, अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट खेलने वाला सबसे कम आयु का बच्चा बना था। अब अंडर 8 की बात कर रहे हैं तो अंडर 8 विश्व कैडेट्स शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो भारत के दिविथ रेड्डी के द्वारा। किसके द्वारा, भारत के दिविथ रेड्डी के द्वारा ये जीता गया। 8 साल का दिविथ रेड्डी जो है हैदराबाद जो है इस शहर का है। तो इटली का एक शहर है जिसका नाम है मोंटे सिल्वानो। इटली के शहर का नाम क्या है, मोंटे सिल्वानो। इस शहर में अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है, और इसमें भारत के इस खिलाड़ी ने जीता है। अगर बात करें तो फीडे जो है, आपको पता होगा कि शतरंज के टूर्नामेंट टूर्नामेंट का आयोजन कराने वाली संस्था है। आयोजन कराने वाली जो है वो क्या है, संस्था है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ये कहां पर आयोजित हुई है, तो इटली के मोंटे सिल्वानो में आयोजित हुई है, और इसमें अंडर 8, अंडर 10 और अंडर 12 की श्रेणियां थी। 3 श्रेणियों में टूर्नामेंट आयोजित हुआ था। जरा थोड़ी सी चर्चा करते हैं फीडे के बारे में। तो फीडे अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ की अगर बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 20 जुलाई को, और 1924 को पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना की गई थी। अब इसका जो मुख्यालय है लुसाने, आपको पता होगा लुसाने कहां पर है, तो लुसाने आपका स्विट्जरलैंड में है, और स्विट्जरलैंड में लुसाने में इसका मुख्यालय है। इस समय फीडे के जो अध्यक्ष हैं अर्काडी ड्वुकोविच, आपको ध्यान रखना है फीडे के अध्यक्ष कौन है, अर्काडी ड्वुकोविच हैं, और भारतीय शतरंज संघ के जो अध्यक्ष हैं श्री नितिन नारंग है। कौन है, श्री नितिन नारंग जो है ये भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष है। ठीक है, चलो बात करते हैं और इनके बारे में। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि शतरंज दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कह सकते हैं सर कि ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि 20 जुलाई के दिन ही हमने शतरंज संघ की स्थापना की थी फ्रांस पेरिस में, बट हेडक्वार्टर कहां है इसका, लुसाने स्विट्जरलैंड में है। शतरंज को पुराने समय में चतुरंग कहा जाता था। क्या कहा जाता था, चतुरंग कहा जाता था। और चतुरंग की अगर बात करें तो ये 2 कलर का होता है, इस और इसमें 4 चकोर खाने होते हैं, इस वजह से इसको चतुरंग कहा जा रहा था। इसकी खोज जो है अगर आपसे पूछी जाए शतरंज की खोज कहां पर हुई, तो शतरंज की खोज जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुई थी। इटली के बारे में और बता देते हैं, तो इटली की राजधानी जो है रोम है, और आपका यूरोप कॉन्टिनेंट का एक प्रमुख शहर देश है ये, इसकी यूरोप है, और इस समय इसके प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। भारत के प्रधानमंत्री के साथ उनके कुछ अजीबोगरीब तरह के फोटो शेयर कर दिए जाते हैं, तो कई बार जॉर्जिया मेलोनी जो है चर्चा में आ जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है जॉर्जिया मेलोनी जो है वो कौन से देश की प्रधानमंत्री हैं, इटली की प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं इटली से अगले क्वेश्चन पर। अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी किस आईआईटी ने विकसित की है। ठीक है, अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी अगर बात करें तो ये किस आईआईटी के द्वारा जो है क्या की गई है, किस आईआईटी के द्वारा जो है इसको विकसित किया गया है, क्वेश्चन आपको समझ में
आ गया होगा। चलो जरा इसके बारे में और डिटेल से बात करते हैं। क्या है ये आपका क्वेश्चन? तो ये आपका ये कहना चाह रहा है अनुलक्ष्य एक कार्यक्रम है, एक किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आंसर मैंने आपको बता दिया, आंसर क्या है इसका? आईआईटी कानपुर के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी कानपुर के द्वारा इसको विकसित किया गया है। चलो जरा मैं बात करता हूं इसके बारे में। तो ये अनुलक्ष्य मेटा मटेरियल सरफेस क्लोनिंग सिस्टम है, इसका अनावरण जो है आईआईटी कानपुर ने कर दिया। अब ये क्या करेगा कि जो टैंक है, विमान है और लड़ाकू प्रणालियों को रडार से हम इस तकनीक के द्वारा लगभग क्या कर सकते हैं? अदृश्य कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि आने वाले जो हथियार भारत के बनेंगे, अगर इस टेक्नोलॉजी को उन हथियारों में शामिल किया जाएगा तो वो दुनिया के राडार सिस्टम में पकड़ में नहीं आएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, ये तकनीक विभिन्न परिस्थितियों में उच्च प्रदर्शन करती है। विभिन्न परिस्थितियां कैसी? चाहे आंधी आ रही है, तूफान आ रही है या कोहरा है, किसी भी वेदर में जो है ये क्या कर सकता है? काम कर सकता है। क्या किया गया है? प्राप्त किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है कि 90% स्वदेशी रूप से इसको क्या किया गया है? प्राप्त किया गया है। और औद्योगिक उत्पादन और तैनाती के लिए मेटा तत्व सिस्टम को लाइसेंस जो है दिया गया है। अब भारत सरकार क्या कर रही है कि इसको और बड़े लेवल पर बनाने के लिए क्या कर रही है? लाइसेंस भी दे रही है। अगर आपसे बात करूं मैं, कुछ 2024 के क्वेश्चन है, जैसे NIRF रैंकिंग के आईआईटी मद्रास रहा। कौन सा रहा? आईआईटी मद्रास रहा। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि देश के टॉप 10 विश्वविद्यालयों की जब सूची निकली, मतलब ये भारत सरकार का आंकड़ा था, उसके हिसाब से बेंगलुरु का जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, ये कौन से नंबर पर आया? ये पहले स्थान पर आया। ये कौन से स्थान पर आया? पहले स्थान पर आया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। NIRF रैंकिंग के हिसाब से सबसे बढ़िया आईआईटी अगर कोई है तो मद्रास है। और अगर आपसे पूछा जाए कि टॉप 10 विश्वविद्यालयों की सूची के हिसाब से, तो पहले नंबर पर जो है विश्वविद्यालयों की सूची में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो बेंगलुरु में है, वो भारत ये शामिल हुआ था। अगली बात करते हैं तो OPCW द हेग पुरस्कार 2024। ये पिछली बार जो आपके उसके पेपर हुए थे, जो आप कह सकते हैं 10+2 वाला जो पेपर हुआ था CHSL का, उसमें ये 2 शिफ्टों में पिछले बार पुरस्कार जब आया था तब पूछा गया था। हो सकता है अब की बार ये जो CGL का पेपर आ रहा है मींस उसमें पूछा जा सकता है। तो ये क्या है कि OPCW द हेग पुरस्कार 2024 किस संस्थान ने जीता है? ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? तो ये संस्थान कौन सा है? संस्थान का नाम है भारतीय रासायनिक परिषद। भारतीय रासायनिक परिषद के द्वारा OPCW द हेग पुरस्कार जीता गया है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ऐसे पुरस्कार जब आप देखोगे तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, इनको स्किप कर जाते हैं कि इस वाले पुरस्कार को नहीं देख रहे, ये तो अच्छा नहीं है। बट एग्जामिनर ऐसे पुरस्कारों को बड़ा चाव से एग्जाम में देता है कि बच्चे ने इसको स्किप किया होगा, इसको रखते हैं, और मोस्टली बच्चे इसको गलत कराते हैं। तो आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप ऐसी गलती मत करना कि ये क्वेश्चन आप स्किप कर दो। चलो मुद्दे पर आते हैं। तो भारतीय रासायनिक परिषद OPCW ने द हेग पुरस्कार जो है क्या कर लिया है? जीत लिया है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है तो रासायनिक परिषद को नीदरलैंड के द हेग राज्यों में 29वें सम्मेलन के दौरान यह पुरस्कार दिया गया है। क्लियर है बात ये वाली? इसके बाद आपको ध्यान रखना है हेग के मेयर जॉन वैन जेनर, क्या नाम है? जॉन वैन जेनर के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। साथ ही में ये क्या है कि ये रासायनिक उद्योग निकाय की जो पहली मान्यता प्राप्त जो सूची है उसके आधार पर ये पुरस्कार दिया गया है। जरा और बात करता हूं मैं किसके बारे में? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, जिसको मैं कह रहा था शॉर्ट फॉर्म में OPCW। तो ये जो है अगर बात करें इसके महानिदेशक कौन है, तो इसके महानिदेशक फर्नांडो एरियस हैं। और इस संगठन की स्थापना जो हुई थी 1938 में हुई थी। और
इसका मुख्यालय इस समय कहां है? तो इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है। कहां पर है इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दोबारा मैं बता रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ द केमिकल वेपन्स इसकी फुल फॉर्म है। कई बार जैसे आईसीएआर का जो पिछली बार एग्जाम आया था, आईसीआर के एग्जाम में 3 फुल फॉर्म आई थी, जिसमें छोटे छोटे जैसे नाबार्ड की फुल फॉर्म और एक कंप्यूटर से फुल फॉर्म थी और एक करंट के किसी पुरस्कार से फुल फॉर्म थी। तो आपको वो ध्यान रखना है, इस तरह की अगर फुल फॉर्म आती है तो उसको स्किप नहीं करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन का उद्घाटन कहां किया गया है? अब क्या होगा कि धीरे धीरे आपको पता है कि दुनिया अब ग्रीन जो एनर्जी है उसकी तरफ बढ़ रही है, भारत भी उसकी तरफ अग्रसर हो रहा है और भारत में पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन का उद्घाटन कहां किया गया है? तो आंसर क्या है इसका? आंसर है साहब लद्दाख। लद्दाख में क्या कर दिया गया है? भारत का पहला जो ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन है इसका उद्घाटन कर दिया गया है। आपको मैं बता दूं तो लद्दाख में भारत के इसका उद्घाटन हुआ है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये स्टेशन प्रतिदिन 80 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन कर सकता है। ठीक है, कितने किलोग्राम? 80 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन कर सकता है। और ये जो है 5 हाइड्रोजन, मतलब जो 5 बस है, आप ऐसा मानो कि जो 5 बस हैं वो 5 बस इसके द्वारा जो है पूरे दिन में ये इतनी ऊर्जा उत्पादित कर सकता है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली जो बस है वो 5 बस इससे बड़े आराम से चल सकती है। ध्यान रखना है कि नरेंद्र मोदी ने हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। और अगर बात करें कि ये मंजूरी कब दी गई, तो आप बता सकते हैं कि सर 2024 जनवरी में इसको क्या किया गया था? इसको मंजूरी दी गई थी। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पहले मैं लद्दाख के बारे में और बता दूं थोड़ा सा कि लद्दाख भारत का ऐसा स्थान है जहां पर अगर आप कहोगे तो सबसे कम वर्षा, भारत की सबसे कम वर्षा कहां होती है? लद्दाख में होती है। और इसकी स्थापना लद्दाख राज्य की, जिसको हम यूटीएस के रूप में देख रहे हैं, इसकी स्थापना कब हुई है? 2019 में। कब हुई है मेरे भाई? 2019 में हुई है। और इसके इस समय उपराज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा है। और भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है? लद्दाख है। इसके अलावा आपसे मैं एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं कि भारत का जो आपका सुदूर टेलीस्कोप, भारत का सुदूर टेलीस्कोप जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा वो कहां पर लगा है? सबसे बड़ा कहां लगा है? तो आप कह सकते हैं कि सर वो लद्दाख में लगा है, क्योंकि लद्दाख का मौसम हमेशा जो है साफ रहता है, वहां से अंतरिक्ष की चीजों को देखने में बड़ी आसानी होती है, इसलिए लद्दाख में उस स्टेशन को लगाया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं मेरे भाई। तो ब्रिटेन के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनका 112 साल की आयु में निधन हुआ है, तो ये व्यक्ति कौन है? दरअसल अगर बात करें तो आपको पता होगा सुल्तान कोसीन कौन है? ये दुनिया के सबसे लंबे व्यक्ति हैं, इनका तो निधन हुआ नहीं है। लंबे व्यक्ति की अगर बात करें तो तुर्की के हैं सबसे लंबे व्यक्ति दुनिया के, सुल्तान कोसेन। अगर हम बात कर रहे हैं इनकी, तो ये कौन है? जॉन टिनिसवुड। जॉन टिनिसवुड जो है इंग्लैंड के, 112 साल की उम्र में। ठीक है, ध्यान रखना कितने? 112 साल की उम्र में इनका जो है देहांत हुआ है। इसमें अगर बात करें तो 1912 में इनका जो है लिवरपूल में जन्म हुआ था। और अब वर्तमान में अगर देखा जाए तो एक जो है आंकड़ा आ रहा है, एक व्यक्ति ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि जापान के हैं और उनका नाम टोमिको झटुका है। और ये जो है अगर देखा जाए तो इनकी उम्र 116 वर्ष है। और आपको मैं बता दूं दुनिया के सबसे ज्यादा बूढ़े लोग कहां रहते हैं? जापान में रहते हैं। और दुनिया के सबसे ज्यादा युवा आबादी की अगर बात करें तो वो कहां रहती है? आपको पता ही होगा, भारत में। अगला एक क्वेश्चन है, लॉस वेगोस ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसके द्वारा जीता गया है? ये अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के जो आपकी रेसिंग वाले जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर आते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2024 का अवार्ड किसके द्वारा जीता गया है? मैक्स वेरस्टैपेन के द्वारा। ठीक है, ये जो है जीता गया है, आपको ध्यान रखना है, मैक्स वेरस्टैपेन के द्वारा ये जीता गया है। इसके अलावा आपको एक और पॉइंट बता दूं कि डच फार्मूला 1 ड्राइवर हैं ये,
मैक्स वेरस्टेपेन, और इन्होंने 5वें स्थान पर रहने के बावजूद लगातार चौथी बार ड्राइवर्स चैंपियनशिप का ये खिताब हासिल किया है। अब आप कह रहे होंगे यार ये 5वें स्थान पर रहे उसके बाद ये कैसे जीते? दरअसल इनसे आगे रहने वाले जो 4 लोग थे उन्होंने जो टेक्निकल पॉइंट उनको मिलने थे वो टेक्निकल पॉइंट उनको नहीं मिले, इस वजह से वो जो है अपनी रेस में सफल नहीं रहे और इनको विजेता घोषित किया गया। अगर मैं बताऊं तो ये कुछ महत्वपूर्ण से नाम है, 4 या 4 से अधिक जो खिताब हैं वो किस किस खिलाड़ी ने, किस किस ड्राइवर ने जीत रखे हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो माइकल शुमाकर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फार्मूला 1 ड्राइवरों में से एक है जिन्होंने 7 बार ये खिताब जीत रखा है। लुइस हैमिल्टन ग्रेट ब्रिटेन के हैं, इन्होंने भी 7 बार जीत रखा है। जुआन मैनुअल की अगर बात करें ये अर्जेंटीना के हैं, इन्होंने 5 बार ये खिताब जीत रखा है। एलन प्रोस्ट की अगर बात करें तो ये खिताब इन्होंने 4 बार जीत रखा है। या आपका सेबेस्टियन वेट्टेल जर्मनी के हैं 4 बार, और मैक्स वेस्टरपेन जो है नीदरलैंड के, उन्होंने कितनी बार? 4 बार ये खिताब जीत रखा है। तो ये आपको व्यक्ति ध्यान रखने हैं जिन्होंने 4 बार या 4 से अधिक बार जो है ये खिताब जीत रखे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर बात करें तो फार्मूला 1 का जो मुख्यालय है, जो हम बात करें फार्मूला 1 रेसिंग का मुख्यालय लंदन के यूनाइटेड किंगडम में है, और इस समय इसके अध्यक्ष जो है मोहम्मद अहमद सुल्तान बिन सुलेम है। ये कौन है आपको ध्यान रखना है, इस समय इसके अध्यक्ष हैं मोहम्मद अहमद सुल्तान बिन सुलेम, ये यूएई के हैं। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा खिताब जो है माइकल शुमाकर और लुइस हैमिल्टन ने जीत रखे हैं। ये दोबारा बात रिपीट कर रहा हूं मैं, ये कई बार आया हुआ है कि माइकल शुमाकर कौन से देश के हैं, लुइस हैमिल्टन कौन से देश के हैं। दोनों को आपको विशेष ध्यान रखना है कि माइकल शुमाकर जर्मनी के हैं और लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के हैं। इसके बाद आते हैं आपका नई चेतना 3.0 पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। दरअसल ये पूछना चाह रहे हैं कि किस मंत्रालय के द्वारा ये शुरुआत की गई है। अगर बात करें तो ये आपकी जो शुरुआत की गई है, तो ये शुरुआत की गई है लैंगिक हिंसा के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान। लैंगिक हिंसा के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान, ये जो पहल शुरू की गई है। दरअसल हमारे देश में या पूरी दुनिया में एक मुद्दा चल रहा है कि किसी को भी जेंडर विशेष के आधार पर हिंसा का सामना ना करना पड़े। तो अभी हमारे कृषि मंत्री के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था, जरा मैं इसके बारे में आपको बता दूं। तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लैंगिक हिंसा कार्यक्रम जो है नई चेतना 3.0 को शुरू किया गया। 13 राज्यों में 227 नए लैंगिक संसाधन केंद्र बनाए गए और उनका उद्घाटन भी किया गया। और इसमें आपको मैंने बताया भी था कल वाली वीडियो में कि अब कोई बहाना नहीं, ये ध्यान रखना है कि अब कोई बहाना नहीं अभियान की भी शुरुआत की गई है। जो लैंगिक हिंसा संबंधी जो खिलाफ है सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी के खिलाफ लैंगिक हिंसा करता है तो उसको जो है दंड देने का प्रावधान किया जाए। अगर कोई व्यक्ति अकेला अपना मतलब अपनी बात किसी से नहीं कह पा रहा तो वो अपने साथ किसी व्यक्ति को ले जाकर, 2-3 व्यक्तियों को ले जाकर अपनी बात रख सकता है, तब भी उसकी बात सुनी जाएगी। पहले ऐसी बात नहीं, ऐसा नहीं था, उससे कहा जाता था कि आप ग्रुप में अपनी बात नहीं रख सकते, आपको अकेले ही बात रखनी पड़ेगी। तो कई बार आदमी या महिला अपनी बात रखते हुए डर जाती थी। अब इस चीज की भी छूट दे दी है कि वो किसी भी तरह किसी भी मामले में हिंसा का शिकार ना हो, ठीक है। ये अभियान जो है 23 दिसंबर तक आपका चलाया जाएगा, भारत के राज्यों में यूटीएस में चलाया जाना है। और इसका उद्देश्य यही है कि सुरक्षित समावेशी स्थान बन जाए भारत, और असमानता की बाधाओं को पूरी तरीके से क्या कर दिया जाए, भारत से खत्म कर दिया जाए। समाज और सरकार के दृष्टिकोण को पूरी दुनिया अपना ले। बस आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है अग्नि वॉरियर, अग्नि वॉरियर 2024 जो शुरू हुआ है, ये किस किस के बीच शुरू हुआ है। तो अग्नि वॉरियर जो युद्ध अभ्यास है आपका, वो भारत और सिंगापुर, ठीक है, भारत और सिंगापुर के बीच ये युद्ध अभ्यास क्या हुआ है, शुरू हुआ है। चलो बात करते हैं इसमें क्या हुआ है। तो ये आपका अगर बात करें तो महाराष्ट्र के देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में 28 नवंबर से 30 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। कब से कब तक? 28 नवंबर से 30 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा।
और इसका उद्देश्य यह है कि दोनों देश अपने तोपखाना इकाइयों के बीच बातचीत को क्या करेंगे, मजबूत करेंगे और एक दूसरे को अपने देश की टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देंगे। कुछ नई चीजें भारत की सेना इससे सीखेगी और ये भारत की सेना से सीखेंगे। लास्ट बात करते हैं तो 2024 के कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास रहे हैं। कौन कौन से हैं? देखो, एक युद्ध अभ्यास है भारत और अमेरिका का। इसके अलावा तरंग शक्ति आपको पता है जोधपुर में हुआ था, भारत के साथ 8 देश मिलकर करते हैं। धर्म पर्यन जो होता है वो भारत और जापान का युद्ध अभ्यास है। इसके अलावा नोमैडिक एलिफेंट जो होता है वो भारत और मंगोलिया के बीच होता है। शक्ति युद्ध अभ्यास आपका भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। मालाबार युद्ध अभ्यास आपका 4 देश, जो आपको पता होगा क्वाड वाले जो 4 देश हैं उन देशों ने मिलकर जो है ये युद्ध अभ्यास किया है। कोकण जो है वो भारत और यूके के बीच युद्ध अभ्यास हुआ है। और अल मोहम्मद अल हिंदी ये भारत और सऊदी अरब के बीच ये युद्ध अभ्यास हुआ है। गरुड़ शक्ति की अगर बात करें तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। और लास्ट में आपका विनवेक्स जो युद्ध अभ्यास है ये वियतनाम और भारत के बीच हुआ है। ये कुछ युद्ध अभ्यास हैं जो जनवरी से 2024 नवंबर के लास्ट तक, हम महीने में अब नवंबर 29 नवंबर में हम बात कर रहे हैं, तो अभी तक ये युद्ध अभ्यास हुए हैं। आपको ध्यान रखने हैं, आने वाली जो परीक्षाएं हैं आपकी परीक्षाओं में ये युद्ध अभ्यास पूछे जा सकते हैं। आज हम यहां तक ही चीजों को पढ़ेंगे। अगली क्लास में और कुछ नई घटनाएं दिन दुनिया में क्या हो रही हैं सब पे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई क्लास में। धन्यवाद।